नमस्कार क्लास, मैं राहुल सिंह आप सभी का श्री बालाजी ऑनलाइन कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज जो हमारी क्लास होगी, ये हमें जो लास्ट क्लास थी उससे कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक होगा। और इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जब एक यूज़र या जब एक अकाउंटेंट संपत्ति खरीदता है तो किस प्रकार से उस संपत्ति के ऊपर मूल्यह्रास लगता है। मूल्यह्रास एक सिंपल सी प्रक्रिया होती है, इतनी कुछ खास इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है। मूल्यह्रास आप ऐसे समझ लो कि क्या होता है कि कई बार क्या, हर बार जब एक यूज़र जैसे कोई संपत्ति खरीदता है, जब एक यूजर संपत्ति खरीदता है, संपत्ति मतलब वो वस्तु जिसे यूजर बेचने के लिए नहीं बल्कि यूज़ करने के लिए खरीदता है। अब ये जो आपने संपत्ति खरीदी है, सपोज करो कि आपने एक खरीद ली, आपने एक आपने बाइक खरीद ली, या फिर बाइक रहने देते हैं, हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने खरीद लिया एक हम एक ओके चलो, आपने एक बार के लिए हमने समझ सपोज करते हैं कि आपने क्या लिया, कुछ संपत्ति, जैसे कि आपने फर्नीचर ले लिया। आपकी जो फर्म है, आपने फर्म के लिए क्या लिया, फर्नीचर लिया। फर्नीचर संपत्ति का सिंपल सा एग्जांपल है। आपने ले लिया फर्नीचर। अब फर्नीचर क्या होता है कि जिस दिन आपने फर्नीचर ली होगी उस दिन फर्नीचर की वैल्यू, सपोज करो कि आपने कितने में ले लिया इसको, 1 लाख में। और आपने फर्नीचर को इंस्टॉल भी कर लिया। सपोज करो जब आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 1 लाख रुपए। और जब आपने फर्नीचर को इंस्टॉल कराया तो फर्नीचर लाने का और उसको लगवाने का कितना हो गया, आपको 20 के एक्स्ट्रा पड़ गया, 20 के आपको उस पर एक्स्ट्रा आपने स्पेंड कर दिया। तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी होगी, एज पर यू फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 1.2 लाख। ये वैल्यू कितनी है, आपकी है। ये वैल्यू आपकी बुक्स में रहेगी कि भाई हमने फर्नीचर के ऊपर कितना रुपये लगा दिया, 1.2 लाख, मतलब 1,20,000 रुपये। 1 लाख फर्नीचर की वैल्यू प्लस 20,000 रुपये किस चीज़ की वैल्यू, इंस्टॉलेशन चार्ज। हो सकता है आपने आने का किराया दिया हो सकता है आपने जो मिस्त्री इसने इंस्टॉल की होगी, जिसको भी आपने, जो भी कारपेंटर को आपने चार्ज दिया होगा, वो 20 के आसपास हो गया। तो कितना हो गया, 1,20,000 रुपये। अब ये जो 1,20,000 है, ये वैल्यू आपकी बुक्स में है। पर क्या होता है कि सपोज करो 4 महीने, 4 साल बाद में, 5 साल बाद में, सपोज करो आपको बिजनेस नहीं चला, या फिर कोई भी कारणवश आपको किसी भी कारण की वजह से आपको संपत्ति बेचनी होगी। जैसे कि संपत्ति है कि आपके पास पड़ी है, सपोज करो कि आपने दूर से ले आया और आपने इस मतलब आपने जो आपकी शॉप उसमें कोई अपडेट कर लिया, पूरा इंटीरियर आपने चेंज कर लिया। सपोज कोई बिजनेस चल रहा है, आपने इंटीरियर पूरा चेंज कर लिया। अब जो पुराना फर्नीचर पड़ा है, अब क्या करना है, फर्नीचर को बेचना है, क्योंकि पड़ा है इसे बेचना बेटर है पड़े रखने से। तो आपने क्या कर लिया, फर्नीचर को बेच दिया। तो जिस टाइम पे आप 4 साल बाद में फर्नीचर को बेचोगे तो उसकी वैल्यू आपको 1,20,000 रुपये की, 1,000 रुपये नहीं होगी। कितनी होगी, हो सकता है इसका वैल्यू आपको मिल जाए 30 के भी मुश्किल से मिले, वो भी नहीं मिले। क्यों, क्योंकि संपत्ति क्या हो गई, पुरानी हो गई। तो संपत्ति का निरंतर यूज करते रहने से जो उसके मूल्य में कमी आती है उसे मूल्यह्रास बोलते हैं। और इंग्लिश में इस प्रक्रिया को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसे क्या बोला गया है, डेप्रिसिएशन बोला गया है। यानी मूल्यह्रास, वस्तु के किसी भी संपत्ति के निरंतर यूज करते रहने से उसके जो मूल्य में कमी आती है उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन एक कंपनी के लिए क्या होता है, खर्चा होता है। क्या होता है, खर्चा। मतलब प्रवृत्ति खर्चा नहीं होता, बट खर्चा वाली प्रवृत्ति होती है। वो संपत्ति ऐसी भी होती है जिसपे आपको डेप्रिसिएशन नहीं लगता। सपोज करो कि आपने लैंड ले ली, क्या ले लिया आपने, लैंड। हाँ, लैंड यानी कोई ज़मीन ले लिया आपने। अब ज़मीन में ऐसा होता है कि मतलब कि उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। अगर वर्स्ट कंडीशन में क्या, अगर उसकी वैल्यू ना भी बढ़े तो वैल्यू क्या रहती है, स्थिर रहती है। मतलब कि ज़मीन की वैल्यू बढ़ती रहती है। या फिर वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि वो वैल्यू वहीं पे जहाँ पे थी उतनी की उतनी रहे, बट एटलीस्ट उसकी कम नहीं हो रही। तो हम लेते हैं, ओके। तो अब ये क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि डेप्रिसिएशन किस प्रकार से निकाला जाए। तो जो डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास होता है, मूल्यह्रास का फॉर्मूला क्या होता है, मूल्यह्रास का फॉर्मूला होता है कुल राशियों का योग बटा अनुमानित जीवन काल। ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। सपोज करो, डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। क्या होता है कि सपोज करो कि आपने जब अपने फर्नीचर खरीदी होगी, फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 1 लाख रुपए थी। हम एक बार के लिए 1 लाख ही मानते हैं। और आपने सोचा कि मैं इस फर्नीचर को 5 साल तक यूज़ लूँगा, 5 साल बाद में नया फर्नीचर लेके आऊँगा। तो अभी ये इसकी वैल्यू है, अनुमानित जीवन काल कितना हो गया, 5। अब इसकी वैल्यू कितनी है, कुल राशि का योग कितना है, 1 लाख। अनुमानित जीवन काल कितना हो गया, 5। तो आपको डिवाइड करना है 5 को 1 लाख से, तो कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये।
तो जो पर ईयर का आपका डिप्रिसिएशन है वो कितना हो गया, 20,000 रुपये। तो ये आपका मूल्यह्रास निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। अभी हम सबसे पहले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं यहाँ से। हाँ क्वेश्चन था, 10 सेकेंड गाइस। मिस्टर शर्मा ने 20,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास टिपिकल इसमें ऐड नहीं है। हमने, अगर आपने मेरी पुरानी वाली क्लास से पढ़ी होगी तो आपको आइडिया हो गया कि किस प्रकार से इसमें हम एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट लिखना है, खालिस्तान अकाउंट DR। ये हमने फॉर्मेट लिख दिया, खालिस्तान अकाउंट DR टू खालिस्तान अकाउंट। उसके बाद में क्या आएगा, आपको ये समझना है कि DR में क्या आएगा। DR में जो चीज़ आने वाली है वो आएगी, तो DR में आ गया फर्नीचर। तो यहाँ लिख दिया मैंने, यस। फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अमाउंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 20 किया जाएगा और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 20। ये आपकी पहली एंट्री है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है इसलिए मैंने आपको ज़्यादा समझा नहीं इसके अंदर। काफ़ी अगर आपको समझना है, आप पहली दूसरी क्लास आप ले सकते हो, उसमें आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अभी हम इसमें स्लाइटली चेंज करते हैं थोड़ा सा। तो चेंज क्या है कि मिस्टर शर्मा ने मशीनरी पर ओके, क्वेश्चन है कि मिसेस शर्मा ने मस्जिद फर्नीचर पर मूल्य ऐसे लगाया। अभी फर्नीचर खरीदा था आपने कितने का, 20,000 रुपये। सपोज करो फर्नीचर कितने खरीदा आपने, 20 के का। और आप ये मान के चलते हो कि मेरी फर्नीचर कम से कम मैं 10 साल यूज़ करूँगा। तो 20,000 में से 10 का आपने डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2,000 रुपये। तो ये है, मतलब कि 20,000 तो फर्नीचर की वैल्यू है। सपोज करो, हो सकती है मुझे याद नहीं है लास्ट में कितना हो, बट एग्जाम्पल के चलते हैं कितनी वैल्यू फर्नीचर की, 20,000 रुपये। और अनुमानित जीवन काल हमने लिया है कि भाई एटलीस्ट हम फर्नीचर का 10 साल तो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 क्या आ जाएगा, मतलब 10,000, सॉरी 10 साल। अभी आपने 20,000 को आपने 10 से आपने डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 2,000। तो ये जो वैल्यू आएगी किस चीज़ की, मूल्य आज की, वो कितनी आ जाएगी, 2,000 रुपये। पहले तो हमने वैल्यू लिख दी। अब एंट्री में क्या आएगा, जो डेप्रिसिएशन है, मूल्यह्रास, वो क्या है, एक प्रवृत्ति खर्चे की। तो खर्चे वाली प्रवृत्ति क्या होती है, मिस्टर DR आती है, और टू हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, यस। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू क्या आ जाएगा, यस। काफ़ी सिंपल और काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक है आपका डेप्रिसिएशन का। और एटलीस्ट पता है क्या, ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन एग्जाम में भी काफ़ी बार एग्जाम में भी आया हुआ है। अगर आप इंटरव्यू देते हो अकाउंटिंग के, तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल है और आपसे कुछ ज़्यादा है डेप्रिसिएशन क्या होता है। इवन तो मुझसे इंटरव्यू के अंदर काफ़ी बार पूछा गया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन होता है कि किसी वस्तु का निरंतर यूज़ करते रहने से उसके जो अमाउंट में जो कमी आती है, जैसे कि अगर आप इंग्लिश में बोलो तो आप ऐसे समझा सकते हो कि व्हेन ए पर्सन यूज ए मशीनरी ऑफ एन एसेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, द वैल्यू विल डिक्रीज एंड द डिक्रीजन इन द वैल्यू कॉल्ड डेप्रिसिएशन। लाइक काफ़ी ज़्यादा सिंपल है कि जब भी संपत्ति का यूज़ करने से वैल्यू में कमी आती है, उसे आप डेप्रिसिएशन बोलते हो। आपको सबसे बड़ा एग्जांपल लेना है, आप सभी फ़ोन यूज़ करते हैं। अगर आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो जिस टाइम पे आपने फ़ोन परचेज़ किया है उस टाइम फ़ोन की वैल्यू हो सकती है 10,000, 20,000, 25, 30, 35, पर जब आप बेचोगे तो उतनी की नहीं रहेगी। डिपेंड करता है कि फ़ोन की कंडीशन क्या है, कितने साल आपने यूज़ किया है, क्या वो अभी कैसा चल रहा है, उसका मार्केट क्या है। तो वो जो सारी चीज़ें जो होती है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू में कमी आई है, उसे वैल्यू की कमी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। वैल्यू की कमी में कई कारण हो सकते हैं। एक तो आप पता है क्या, जैसे कि ये कारण नहीं होता कि मूल्य में कमी आना, आपने अंदर यूज़ करना, वो पहला कमी हो सकता है। फ़ोन में आपने फ़ोन गिरा दिया तो दूसरा कारण हो सकता है। फ़ोन में स्क्रैच है, तीसरा कारण हो सकता है फ़ोन का मार्केट ही ख़राब हो रखा हो। जबकि हो सकता है फ़ोन ने, कंपनी ने इतना प्रचलित, मतलब जब आपने खरीदा तो प्रचलित कंपनी थी, 3-4 साल बाद नई कंपनी आ गई, वो अप्रचलित हो गई। उससे भी क्या होता है कि फ़ोन की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि आज से 10 साल पहले जिसने एक्सपीरिया फ़ोन लिया होगा सोने का, तो उस टाइम वैल्यू उसकी 60-70 हज़ार रुपये, आज कोई नहीं पूछता। तो मार्केट अगर वही एक्सपीरिया फ़ोन अगर आप आज बेचोगे तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो सेम ये चीज़ हर चीज़ पे डिपेंड, मतलब लागू होती है। फर्नीचर की पे भी लागू होती है, मशीन पे भी लागू हो सकती है। सपोज करो आपने एक फर्नीचर, मतलब आपने कंपनी लगाई, आपने फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री के अंदर क्या हुआ कि काफ़ी सारी आपने संपत्ति भी लेके आए, आपने मशीनरी भी लगाई। अब मशीनरी उस टाइम पे आपको महंगी पड़ी,
20-30 लाख रुपए की। आज सेम मशीनरी सस्ती मिलने लगी तो आपकी उस मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप डाउन हो जाएगी। तो रीजन कुछ भी हो, डाउन होने की प्रक्रिया को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं मूल्य ह्रास। और मूल्य ह्रास कंपनी के लिए क्या है कि नुकसान होता है, तो नुकसान को हमेशा क्या करते हैं, हम डीआर करते हैं। और ये क्या होता है, ये मूल्य ह्रास हमें हर साल लगाना पड़ता है, क्योंकि क्योंकि सब मशीन की वैल्यू हर साल गिरती है। मतलब वैल्यू तो हर साल कम हुई है ना। जैसे अगर आप फ़ोन यूज़ करो तो अगर आप पहले साल फ़ोन बेचते तो उस फ़ोन की वैल्यू अलग होती है, दूसरे साल आपकी कुछ अलग वैल्यू होगी, तीसरे साल और भी कम वैल्यू होगी। तो वो डिपेंड करता है कि फ़ोन क्या है आपका। तो क्लास मूल्यह्रास काफ़ी ज़्यादा टॉपिक इजी टॉपिक था, इसमें और कुछ है नहीं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट प्रवृत्ति इसकी होती है, किसकी, खर्चे की। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है, कुछ भी आपको समझ में ना आए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप सजेस्ट कर सकते हो और मतलब बता सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कुछ आपके डाउट है तो। और अगर कुछ सजेशन आपके लिए हमारे लिए आपके आपके पास, जैसे कि आपको क्लास लेनी है जीएसटी के बारे में, पेरोल के बारे में, या फिर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर दो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। या फिर अगर अगर नेसेसरी होगा तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। बाकी क्लासेस चल रही है स्टेप बाय स्टेप, और मैं धीरे धीरे एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर मैं आपको हम जीएसटी वाली भी क्लासें अपलोड कर दूंगा। अभी हम बिल्कुल बिगिनिंग से कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए। और बिगिनिंग काफ़ी बेटर रहती है, और बिगिनिंग ही सबसे मेन चीज़ होती है, क्योंकि सिंस जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, तब जो क्वेश्चन वो अकाउंटेंट पूछेगा आपसे, वो मोस्टली बिगिनिंग के पूछेगा सबसे ज़्यादा। क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग काफ़ी टिपिकल होती है समझाना, काफ़ी हार्ड होता है समझाना, टिपिकल नहीं सॉरी हार्ड होता है। क्योंकि बेसिक में क्या होता है, सबसे ज़्यादा टाइम वहीं लगता है। अब अगर आपको सब कुछ बेसिक आता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो क्या होता है कि जीएसटी पेरोल तो हार्ड नहीं रहता। वहीं अगर आपको बेसिक नहीं समझ में आया, तो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है बेसिक समझाना। और बेसिक को समझाता भी नहीं है, तो बेसिक आप अच्छे से पढ़ लो, बाकी जीएसटी पेरोल वो तो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया है, काफ़ी छोटा टॉपिक है मुझे पता है, बट सिंस इंपॉर्टेंट भी काफ़ी, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है। मुझसे 4-5 बार पूछ लिया इंटरव्यू के अंदर, अलग अलग कंपनी में, इवन एमएनसी कंपनी में भी अगर आप अकाउंटिंग पोस्ट के लिए जाओगे, तो डेप्रिसिएशन के बारे में तो नॉर्मल पूछेगा आपसे, काफ़ी ज़्यादा कॉमन चीज़ है। तो यही था मेरा आज के लिए। बाकी क्लास को मैं यहीं कंक्लूड करूँगा। डेप्रिसिएशन मैंने बता दिया ऑलरेडी। और अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को शेयर करो अगर कोई आपका फ्रेंड और कोई रिलेटिव अगर अकाउंटिंग की स्टार्टिंग फेज में है। और अगर आपको क्लास लेनी है मुझसे, तो आप श्री बालाजी कंप्यूटर सेंटर मौलासर में विजिट करो, आपको बाकायदा क्लास होगी आपकी। और अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के आप कोर्स अवेलेबल हैं हमारे पास, और एक अच्छा माहौल मिलेगा आपको। धन्यवाद।